ठीक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो पुराने स्टूडेंट्स है वेलकम। ठीक है। कौन फर्स्ट टाइम अटेंड करे मेरी क्लास? आप ना शायद से फर्स्ट टाइम तो नहीं, तुम तो पहले थे, फिर गायब हो जाते हो बीच बीच में। थे मतलब पुराने उसमें सोसाइटी में भी थे। हाँ, ठीक है, कोई नहीं। ये तो फर्स्ट क्लास ही है मेंस आंसर राइटिंग की। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, कोई आपके क्वेश्चंस हैं? अच्छा, किसने ट्राई किया है आंसर राइटिंग मेंस का? रेज योर हैंड्स जिन्होंने ट्राई किया है। ठीक है, तीन। और किसने आंसर अच्छा लिखा है? एक भी आंसर जो क्लास में लिखे थे वो अलग बात है, जो मैंने एथिक्स के कराए थे उसके अलावा आपने ट्राई किया है आंसर लिखना? रेज योर हैंड्स जिन्होंने किए हैं, मतलब ठीक है, तीन। और कोई आप लोगों में से किसने ट्राई नहीं किया आंसर राइटिंग? ठीक है। और हाँ, जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो गए? हिस्ट्री और एंशियंट। हिस्ट्री में कौन सा? तीनों? सिर्फ एंशियंट? ठीक है, अच्छा, मॉडर्न नहीं किया? बताओ, एंशियंट, पॉलिटी और ज्योग्राफी कर लिया? सबने कर लिया? ठीक। नहीं, इंडियन कर लिया? जो इंडियन इंडियन बोल रहे हैं, तो इंडियन क्यों बोल रहे थे? अच्छा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वहां पे कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी है ना, आप लोगों ने कौन कौन सा किए बताओ? एक नया बैच है, तुम लोग का नया बैच है। जो तुम्हारा पुराना बैच है तुम्हारा, क्या क्या किए सब्जेक्ट्स बताओ ना, ये याद ही नहीं आ रहा कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। और ठीक है, सारे टफ टफ पहले पढ़ा रखे हैं। और पॉलिटी। ठीक है, और ठीक है, हाफ मिडीवियल हो गया। और बस इकोनॉमी? और इकोनॉमी नहीं टच करी? एनवायरनमेंट तो मेरे साथ करी थी। एनवायरनमेंट को क्यों नहीं बोल रहे हो? मेरा ही सब्जेक्ट छोड़ दिया। आप लोगों ने नहीं करी ना? तो एनवायरनमेंट तो हो गया। तुम भी थे एनवायरनमेंट की क्लास में? ठीक है, चलिए। वहां के पीछे की लाइट क्यों नहीं जल रही? तुम्हारे जो स्विच है वो सारे ऑन है? ये जल इतना अंधेरा क्यों हो रहा है वहां पे? वहां से देखो, करो ऑन। हम्म। इधर का और कहीं से है स्विचेस? वहां से वहां की जलती है? खराब ही होगा वो वहां पे ना। चलिए, सेटल डाउन। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जिन लोगों ने मेरे साथ एथिक्स किया है उनको ऑलरेडी काफी कुछ मैंने बताया आंसर राइटिंग के बारे में। ओके, सो दैट वाज आई थिंक 30 to 40% है। अब हम उनकी बात करें जिन जो एथिक्स में थे मेरे पास। तो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अब हम करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताती हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अराउंड 7 क्लासेस होंगी यहाँ पे अभी फिलहाल मेरी आंसर राइटिंग की। ओके। इसमें हम क्या करेंगे, एक तो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू गेट अ ग्रास्प ऑफ आंसर राइटिंग की क्या होता है। बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखना है। नेक्स्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि एट द एंड ऑफ 7 क्लासेस डोंट एक्सपेक्ट कि आप आंसर मतलब एकदम आंसर आपको लिखने आ ही जाएंगे।
आंसर आप कब लिख पाओगे? जब आपने कम से कम 150 to 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, 150 to 200 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। आपको दिख रहा है यहाँ से? फिर उधर बैठ जाओ, या तो उधर बैठ जाओ। लास्ट में नहीं बैठना, इधर बैठ, इसको शिफ्ट कर लो, एक चेयर खाली है, एक और तुम लगा लो, साथ बैठोगे ना तुम तो। नहीं, वो साथ बैठते हैं। ठीक, एक और ऐड कर लो आप। हम्म। इधर एक और पीछे वाली कुर्सी आगे कर लो। बस, चलो। दिख रहे हैं आप लोगों को? ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि 7 क्लासेस के बाद एकदम आपको आंसर राइटिंग ही लिखनी आंसर राइटिंग आ जाएगी, आप फुल लेंथ टेस्ट कर पाओगे। ये बहुत ही बेसिक्स है, धीरे धीरे ये स्किल डेवलप होगी विथ टाइम। ओके, तो हमारा पर्पस क्या है कि एक तो हम स्टार्ट कर पाए, जैसे क्वेश्चन आता है आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो ना, तो एक तो जो टेक्निकलिटीज होती हैं, जैसे क्या क्या हो गया, क्वेश्चन आपने देखा उसको कैसे डिवाइड करना है, इंट्रो लिखने के क्या तरीके होते हैं, कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, फिर डायग्राम्स हम कैसे डालेंगे, तो जो बहुत ही टेक्निकल डिटेल्स होती है छोटी छोटी, वी विल ट्राई कि उसके बारे में आपको समझ आए। लेकिन वही है कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। मैंने आपको बोला था, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल बिल्डिंग एक पूरा प्रोसेस होता है, या जैसे आप वेट लॉस करते हैं, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसी तरीके से आंसर राइटिंग सीखना, इट इज अ स्किल। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके आगे कोई इन्फॉर्मेशन आई, आपने रट लिया, आपको क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दे दिया। इट इज अ स्किल, इट विल डेवलप विथ टाइम। अब कुछ लोग होते हैं ऐसा जो इन जनरली, मतलब दे आर गुड एट राइटिंग। ओके, जैसे उनका नॉर्मल नेचर ही होता है दैट स्कूल में जैसे दे माइट बी गुड इन राइटिंग एसेज, या वो जर्नल्स लिखते हैं, या फिर जो बहुत रीडिंग करते हैं, दे हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग। तो हो सकता है कि किसी का ऐसे बेसिक नेचर हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, आपको एक एडेड एडवांटेज हो सकता है, मिल सकती है, बिकॉज आप वर्ड्स को इजिली फॉर्मुलेट कर सकते हो, मतलब वर्ड्स आपके आसानी से आपके माइंड में वर्ड्स आ जाएंगे, आपको सिंपल पेन और पेपर यूज करके आपको उन वर्ड्स को अपने माइंड से उतारना है। लेकिन द पीपल हु आर नॉट नेचुरली गुड एट राइटिंग, यू डू नॉट नीड टू वरी। आपको, आप पढ़ तो रहे हो ना, आपको बेसिक इंग्लिश आती है, ठीक है, तो उस बेसिक इंग्लिश का यूज करके विथ टाइम आप आसानी से ये स्किल सीख सकते हैं। ओके, अब दो तीन बातें हैं। देखो, पहले तो मैं आपको बोल रही हूँ, पहले यू नीड टू हैव पेशेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको इन जनरल लग रहा है कि मुझे तो लिखना ही नहीं आता है, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, या नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, आपको नहीं लिख आएगा आंसर राइटिंग। तो पहले तो अपना आप माइंडसेट ठीक करो कि आंसर राइटिंग पहली इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लोग इसको बहुत ज्यादा हुआ बना देते हैं। और आप देखो, इतने सारे लोग होते हैं जिन्होंने पूरी अपनी स्कूलिंग एंड कॉलेज किसी और मीडियम में किया होता है, हिंदी मीडियम में या गुजराती मीडियम में, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पढ़ी होती है, लेकिन वो मेंस का पेपर इंग्लिश में देते हैं। मतलब इंग्लिश उनकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं होती, दे डू नॉट हैव कमांड ओवर दैट, स्टिल वो इंग्लिश में देते हैं। ये तो पूरा इंग्लिश बैच ही है ना, या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं? कोई है, रेज योर हैंड्स, जो हिंदी के स्टूडेंट्स है? ठीक है, तो जैसे हो सकता है इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी ना हो, तब भी ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ही ज्यादा ग्रामर मिस्टेक्स आपकी चेक हो रही हैं। अगर आप ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हैं तो इट्स ओके, मतलब एस्से में ग्रामर वगैरह चेक करी जाएगी। आंसर राइटिंग में अगर आपने बेसिक चीजें भी लिखी हैं, आप टेंसेस में कोई दिक्कत कर रहे हो, तो यू डू नॉट नीड टू वरी। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज माइंडसेट, आप इसको इतना हवा मत बनाओ। देखो, जिस भी चीज को आप बहुत ज्यादा ओवर इंपॉर्टेंस दे देते हो, वो चीज आपको डराती है। अब जैसे हो सकता है कि आपने यूपीएससी इज योर मेन प्राइमरी फोकस गोल, एंड पीसीएस को आप एज अ साइड हसल चेज कर रहे हो सकता है ऐसा, मतलब दैट इज जस्ट वन सिनेरियो। देयर आर पीपल हु कंसिडर पीसीएस एज देयर मेन गोल, क्योंकि उनको उत्तराखंड में रहना है। तो आप जिस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, जब आप देखो यूपीएससी का पेपर दोगे फर्स्ट सिनेरियो में, यूल आपकी परफॉर्मेंस डिप करेगी। वाई? क्योंकि आपने उसको इतना ज्यादा हवा बना दिया, उसको फियर से रिलेट हो गया, बहुत बड़ी चीज बना दी। एंड हो सकता है पीसीएस आप जब आप कंपैरेटिवली एक काम स्टेट ऑफ माइंड से दोगे, क्यों? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए सेकेंडरी है, तो आप उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। तो सेम चीज यहाँ पे है कि रिलैक्स, आंसर राइटिंग इज वेरी मच डुएबल, इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको धीरे धीरे आ जाएगी। नेक्स्ट चीज है, मैं आपको एक बेसिक जो जो होता है वो मैं आपको डेफिनेटली क्लास के अंदर बताऊंगी, जो भी निटिग्रिटीज है। बाकी देखो, कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में विथ प्रैक्टिस आएंगे। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तब आपको समझ आएगा, अच्छा ये भी तो एक पॉइंट है जो हम लिख सकते हैं। मतलब कंटेंट की बात नहीं कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन, लिखने का तरीका, या फिर
कोई चीज है जो मैंने वर्ड्स में बताई है, पर आपको कोई डायग्राम माइंड के अंदर आया, लेकिन आपको कंफ्यूजन है कि वेदर दिस डायग्राम इज रेलिवेंट और नॉट। क्या जो मैं इंफॉर्मेशन वर्ड्स में डाल रही थी, क्या अब मैं उस इंफॉर्मेशन को जब डायग्राम में डाल रही हूँ, क्या वो सूटेबल है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो ये आपको विद प्रैक्टिस आएगी। तो वो आप फ्यूचर में मुझसे पूछ सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगी क्या डाउट है आंसर राइटिंग का आपका, तो आपके पास अभी फिलहाल कोई डाउट नहीं है। क्यों? बिकॉज आपको बेसिक्स नहीं पता, एंड सेकेंडली आपने प्रैक्टिस नहीं करी। जब हम पढ़ते हैं तभी तो डाउट्स आते हैं। तो जब विद प्रैक्टिस जो बाद में आपके डाउट्स आएंगे, आई एम रेडी टू एड्रेस देम, बट एट अ लेटर स्टेज। एंड वो तब जब आपने अराउंड 50+ क्वेश्चंस लिख लियो। ओके, सो यू नीड टू हैव पेशेंस। मैं आपको वही बोल रही हूँ, 100 150 इस रेंज में जब आप आंसर्स लिखने की कोशिश कर लोगे एकदम ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड से। देखो, शुरू के जो 10-15 क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा टफ होंगे। हो सकता है, मैंने जब अपना पहला आंसर लिखा था, आई टुक 45 मिनट्स। ओके, क्वेश्चन देख के आई टुक 45 मिनट्स पहला आंसर लिखने के लिए कि क्या लिखें। एंड डिस्पाइट टेकिंग दिस मच टाइम, दैट आंसर वॉज एब्सोल्युटली रबिश। ओके, कोई उसका सेंस नहीं बनता था, ना वो यूपीएससी की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा था। सो पॉइंट इज कि धीरे धीरे आपको 45 मिनट से कहाँ पे आना है, सोचो 7 मिनट्स, 7 and 11 मिनट्स अराउंड। जो 10 मार्कर है उसमें अराउंड 7 मिनट्स मिलते हैं हमको ऑन एन एवरेज, और 11 मिनट्स 15 मार्कर में, यूपीएससी की मैं बात कर रही हूँ। सो आपको इतनी मेहनत करनी क्या, 45 मिनट से 7 मिनट्स 11 मिनट्स तक पहुंच जाओ, और वो विथ टाइम हो जाएगा। प्रोवाइडेड, देखो, एक तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, एंड प्लस अगेन आई एम सेइंग कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इतनी बार ऐसा होता है पेपर में हमें कुछ नहीं पता होता, वो टॉपिक हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। ओके, एंड बस आपको पता है कि एक बेसिक टॉपिक पढ़ के इंग्लिश यूज करके आपको एक बेसिक सेंस समझ आ रही है। जब आपने उस टॉपिक को कभी पढ़ा नहीं है, आप कैसे उस पर 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का आप आंसर लिखोगे, 200-250 शब्द कैसे लिखोगे? सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। एंड अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं आंसर लिखना बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही टफ काम है, तो नो मैटर, आप में कॉन्फिडेंस, आपकी पढ़ी हुई चीज है उसको भी आप पेपर में नहीं उतार पाओगे। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें देखो, पेशेंस रखना है कि इतने आपको सवाल प्रैक्टिस करने हैं, तब आप बोलोगे कि मैं आंसर लिख पा रहा हूँ या नहीं। अगर आप 15-20 सवाल करके आप ये सोच रहे हो कि मैं तो आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहा, तो दैट इज रॉन्ग ऑन योर पार्ट। ठीक है, फिर कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट की बात है। ठीक, तो दूसरी बात है, जैसे आप ये स्किल डेवलप कर रहे हो, आपका पहला फोकस क्या होना चाहिए? देखो, ठीक है, देखिए, दो चीजें हैं। हमें सिर्फ आंसर लिखना नहीं है, हमें उस आंसर को एक टाइम बाउंड मैनर में लिखना है। इन जनरल आंसर आंसर राइटिंग टफ क्यों होती है? क्योंकि आपको एक टाइम लिमिट दे दी। अच्छा, इन अगर आपने जैसे इन ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, जो दूसरा बैच है, आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, मैंने आपसे बोला व्हाट इज द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब आप बताओ, अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट भी नहीं हो या आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना। एक आप अपनी कॉमन सेंस से आप रीजन तो दे सकते हो ना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और आप अफेक्ट भी दे सकते हो कि क्या हो रहा है, जैसे राइज इन सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। बिना पढ़े भी आप ये चीज दे सकते हो। लेकिन चैलेंज क्यों आता है, दिक्कत क्यों आती है आंसर राइटिंग की? क्योंकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको आती है, आपको उसको पेपर के अंदर उतारनी है, एंड वो भी एक लिमिटेड टाइम में। एंड प्लस ऐसे नहीं कि बस लिख दिया, आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज तरीके से उसको पेपर पे उतारना है। तो अब आप पहले ये चीज अपने माइंड में क्लियर करो कि इन जनरल जो हमारी बैकग्राउंड नॉलेज है, या जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता। डिफिकल्ट क्या होता है, उसको टाइम बाउंड मैनर में हमें पेपर पे उतारना, प्लस एक ऑर्गेनाइज तरीके से उतारना, ये दो चीजें। ठीक, नाउ क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, तो आपकी जो कंटेंट है वो तो पढ़ के आप निकाल लोगे ना, उसमें तो पढ़ने की दिक्कत है। तो आपको डेवलप क्या करना है, टाइम मैनर में। टाइम कैसे सेटिस्फाई होगा? प्रैक्टिस से। आप लिखते रहोगे, लिखते रहोगे, आपकी एक मसल मेमोरी बिल्डअप होगी। जैसे आपने पहला एफएलटी लिखा, नॉर्मल टाइम 3 घंटा है, लोगों को 5-5 5.5 घंटे भी लग जाते हैं। फिर उसका कम करके जब और प्रैक्टिस करते हैं, 4 घंटे, 3 घंटे, फिर फाइनली एक ऐसी स्टेज आ जाती है, आप 10 मिनट पहले पेपर पूरा कर लोगे। ओके, ऐसी स्टेज भी आती है, प्रोवाइडेड आपने प्रैक्टिस करी हो। तो देखो, इनहेरेंट कोई किसी में इश्यू नहीं है, इश्यू सिर्फ प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप टाइम बाउंड मैनर में कर पाओगे। दूसरी चीज है, अगर आप हाँ, जैसे आप जो रीड कर रहे हो वो आप नॉलेज अपने माइंड में रखोगे। एक तरीका सोचने का भी होता है, वो हम क्लास में करेंगे कि
क्वेश्चन आपने देखा, क्या तरीके हैं उस पे सोचने के, वो आपको अगर आ गया तो आप आंसर राइटिंग आपकी ग्रिप में आ जाएगी। ओके, वन थिंग यू हैव टू प्रॉमिस इज दैट आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप जो भी आपका वो चल रहा है, जैसे आपने जो भी जीएस की चीजें करी हैं, जीएस का जो भी सब्जेक्ट किया है, आप उसकी प्री और मेंस को बैलेंस करके चलेंगे। जैसे मैंने पहले भी बोला, आपने पॉलिटी का एक चैप्टर पढ़ा तो आपको उसी चैप्टर के एमसीक्यूज, जब वो खत्म हो गया चैप्टर, उसी चैप्टर के एमसीक्यूज आपको प्री के लिए सेम डे, मतलब विद इन द सेम वीक आपको लगाने की नीड है। अदरवाइज जो आपने पढ़ा वो आप भूल गए। अब जब आपने प्री के एमसीक्यूज लगा लिए, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप अपने मेंस के प्रीवियस ईयर अपने साथ रखें और उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो शुरू में हम टाइम पे फोकस नहीं करेंगे, शुरू में हम ये सीखेंगे कि आंसर कैसे लिखना है। अगर आंसर ही नहीं लिखना आता तो टाइम में अगर वो हो भी गया तो क्या सेंस बनाता है। ओके, तो जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे, मैंने एथिक्स की क्लास में टाइम बाउंड मैनर में दिया था, आई अग्री टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन यू। एंड दूसरी बात, हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होता है, लेकिन शुरू में जैसे हमने बोला कि वी विल टारगेट 100 क्वेश्चंस इन द बिगनिंग, शुरू के 25 से लेके 40 क्वेश्चंस हम थोड़ा टाइम लेजर टाइम में करेंगे कि आपको सफिशिएंट टाइम मिले। अब उसका मतलब ये नहीं कि 1.5 घंटे तक आप एक ही आंसर लिख रहे हैं, पर जो ये 7 मिनट्स का प्रेशर है, आई विल ट्राई नॉट टू क्रिएट ऑन यू। ठीक, कोई इसमें अभी तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो देखिए, मैं आपको कुछ इसमें डिक्टेट करने का एज सच नहीं है। आपको अगर कुछ लिखना है जो मैं आप बोल रही हूँ, तो आप अपने खुद के रनिंग नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, बट एज सच आई विल नॉट डिक्टेट एनीथिंग। ठीक है, अब एक एक पॉइंट पे देखिए फोकस करते हैं। उससे पहले ठीक है, देखिए अब पहले नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग देखते हैं, क्योंकि इसको बच्चे लास्ट तक इसको पोस्टपोन करते रहते हैं। अब आप देखिए क्या कितना जरूरी है आंसर राइटिंग करना। आपकी जो रैंक आ रही है, आपकी रैंक सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग से ही आएगी। आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, देयर आर मेनी पीपल जो अराउंड 20% ऑफ द सिलेबस जैसे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपनी आंसर राइटिंग स्किल इतनी डेवलप, जैसे देखो सब कुछ ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ऐसे नहीं होता उन्होंने आपसे पूछा कि मुगल इंडिया में आए, उसका क्या अफेक्ट हुआ। अब आपने वो पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा हो, मतलब किससे? आंसर राइटिंग से। मतलब जो दिखता है वही बिकता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि एकदम हम ना जो बुक के अंदर पढ़ा है उसको एज इट इज हम लिख के आ जाएंगे, जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ देंगे, एकदम सीधे साधे बच्चों की तरह आंसर हम लिख देंगे एंड एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। व्हाट अबाउट द थिंग्स जो आप नहीं पढ़ पाए? मेंस के लिए सिर्फ 3 ही महीने का टाइम होता है, इतना ज्यादा सिलेबस होता है। आई डोंट नो एनी पर्सन ऑन अर्थ जिसका मेंस जो ये कह सके कि मैं मेंस का सिलेबस मेरा पूरा हो गया। ओके, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो अलग बात है, पर द रियलिटी इज जो रैंक 1 भी आया वो भी यही बोलता है कि मेरा मेंस का सिलेबस नहीं पूरा हुआ। ठीक है, तो आप इस सच्चाई को मानो कि मेंस का सिलेबस जैसे पहले पढ़ रखा हो तो अलग बात है, लेकिन जो प्री और मेंस के बीच का टाइम पीरियड होता है वहां पे पूरा रिवीजन नहीं हो पाता। तो जो टॉपिक्स आपने रिवाइज नहीं करे, ओके, वो टॉपिक्स पेपर में तो आएंगे ही। तो हम प्रायोरिटी वाइज पढ़ते हैं कि हाँ इस टॉपिक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब जो टॉपिक्स नहीं आपने पढ़े वो पेपर में आएंगे, तो आप उनको कैसे एड्रेस करोगे? तो यही हमारी स्किल हो गई आंसर राइटिंग की। देखो जो पढ़ा है उसको तो आप पेपर में उतार सकते हो ना, जो नहीं पढ़ा उसमें बहुत ज्यादा आप देखो स्मार्ट वर्क की नीड होती है। आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट आई मीन बाय स्मार्ट वर्क, कि कैसे हम चीजों को मैनिपुलेट करके एग्जामिनर पे ऐसा इंप्रेशन डालते हैं कि हाँ हमें ये टॉपिक आता है। कुछ ऐसे कॉमन पॉइंटर्स होते हैं, कॉमन चीजें हम लिखते हैं कि जीरो से अच्छा वो आपको एटलीस्ट 10 में से 1 2 नंबर दे सकता है। मान लेते हैं आपको 4 सवाल नहीं आते, आपको 10 में से सब में 2 2 मिल गए बाय दैट स्किल ऑफ मैन्युपुलेशन। या हम, मैं ये नहीं कह रही कि रबिश लिखेंगे, हम कुछ लिखेंगे वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने वो टॉपिक पढ़ा नहीं या हमें उसके बारे में याद नहीं है। ओके, वो टू द पॉइंट नहीं होगा, तब भी हमारा ये टारगेट रहेगा 10 में से 1.5 2 2.5 नंबर मिल जाए। अगर 4 क्वेश्चन से आपके 8 नंबर बढ़ जाए, 8 नंबर में तो आपकी रैंक चेंज हो जाएगी। ओके, हो सकता है आपको आईपीएस मिल रहा हो, 8 10 नंबर ऊपर आ गए आपको आईएएस अलॉट हो गया हो। तो बहुत छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। ये तभी होगा विथ टाइम, आप धीरे धीरे इस स्किल को डेवलप करें। ये समझो आप इसको बहुत मतलब
टाइम देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि जल्दी जल्दी आप अपना सिलेबस पूरा करो। जो कोचिंग में हो रहा है ठीक है, वो स्पीड से होने दो, लेकिन आप ये बताओ जो कोचिंग में सब्जेक्ट, जैसे बहुत लोग कह रहे थे कि यही कोचिंग में ही पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो सब्जेक्ट्स पूरे हो गए, क्या आपके वो रेडी हैं? वो एकदम रेडी है? आई तो डोंट थिंक सो। क्या आपने उसके प्री के सारे 100 150 200 एमसीक्यूज लगा लिए, उसके मेंस के आंसर्स आपने देखे लिखे? तो अगर वो नहीं आपका पूरा है तो आप ये नहीं कंप्लेन कर सकते कि कोचिंग में सब्जेक्ट्स धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, प्री हमारा क्वालिफाइंग ही पेपर है। तो प्री किस लिए होता है? बेसिकली प्री का हमारा पर्पस हो गया एलिमिनेशन, कि भीड़ को छांटना। भीड़ को छांट रहे हैं कि इतने लाखों बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से क्रीम निकाल रहे हैं, लेकिन उससे आंसर राइटिंग, आंसर सॉरी, प्री का पर्पस हो गया एलिमिनेशन, उसमें सिर्फ बच्चों को छांटा जो आंसर्स लिखेंगे। लेकिन अब जो वो बचे हुए बच्चे हैं, पहली बात तो आप देखो कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्राउड हो गया। ओके, देवर वन ऑफ द सीरियस एस्पिरेंट्स, तभी उनका प्री निकला है। अब आपका जो कंपटीशन है, ऑल्दो यहाँ पे लाखों बच्चे थे, मेंस में सिर्फ हजारों बच्चे होंगे, लेकिन वो बहुत ही छटे हुए बच्चे होंगे। उसमें से हो सकता है कोई फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अटेम्प्ट दे रहा हो। उसमें सेलेक्टेड लोग भी आते हैं, जिन जैसे किसी को आईआरएस अलॉट हुआ तो अब वो आईएएस चाहते हैं, तो वो लोग भी हैं। तो पहली बात है, आप देखो आपका कंपटीशन किस लोगों से हो रहा है। तो आपको अपना गेम स्केल अप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आंसर राइटिंग में ही, लाइक दिस इज द थिंग जो आपका सिलेक्शन कराएगा, जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा। सिर्फ प्री क्वालिफाई करके कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, इसका उल्टा भी देखो, अगर आपका प्री ही नहीं क्वालिफाई हुआ तो आप कितनी भी आंसर राइटिंग कर लो, आप दिन में 6 6 घंटे आंसर राइटिंग कर लो, उसका फायदा क्या हुआ? क्योंकि लिखने का मौका ही नहीं मिला ना। जो इस बार की रैंक 1 थी, उनका फिफ्थ अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, एंड आई थिंक वो उसका उनका सेकंड मेंस था। आई डोंट नो, शायद फर्स्ट मेंस उन्होंने फोर्थ अटेम्प्ट में दिया था। अब आपको क्या लग रहा है, जो अटेम्प्ट 1 2 3 था, उन्होंने क्या मेंस की आंसर राइटिंग नहीं करी होगी? शी मस्ट हैव बीन फुल्ली प्रिपेयर्ड। लेकिन बार बार मेंस की आंसर राइटिंग करे जा रहे हैं, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, सब कुछ आ गया लिख करना, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा आंसर राइटिंग मतलब दिखाने का। जो इतना आपने भर लिया माइंड के अंदर, उसे दिखाओगे कब, जब यूपीएससी मौका ही नहीं दे रहा? तो क्या करना है आपको ऐसी सिचुएशन में? देखो, आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। यू डोंट हैव टू हरी विथ आंसर राइटिंग कि बस मुझे आंसर राइटिंग ही स्टार्ट करना है। आपको पहले सब्जेक्ट पे कमांड लेनी है, थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करो, क्योंकि पहले प्री होगा। ठीक है, एंड वंस यू गेट कमांड ऑन द सब्जेक्ट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंस की आंसर राइटिंग टाइमली शुरू कर दो। ठीक, दिस वाज द फर्स्ट थिंग। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू द इंपॉर्टेंस, ताकि आप उसको वेटेज तो दो। एंड आई थिंक सो, क्योंकि क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ गई, जो पुराने बच्चे हैं वो भी आए हैं, सो आई थिंक दैट यू आर गिविंग डिसेंट इंपॉर्टेंस टू आंसर राइटिंग, अदरवाइज नहीं आते यहाँ पे जितने बच्चे आए हैं ना। चलिए, नेक्स्ट है हमारा माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर। देखो, जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है, तो हमारा पर्पस क्या है, ये आप पर्पस समझोगे तभी आप ये समझ पाओगे कि आपको आंसर किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। देखो, पहली बात है, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर बहुत ही फुर्सत में बैठा है, वो कॉपीज आपकी चेक करे, पर उसको और भी काम है लाइफ में। ठीक है, तो ही इज इन अ रश। ओके, ऐसा नहीं है कि वो आपकी एक एक लाइन एक एक वर्ड चेक करेगा। तो क्या हमारा पर्पस होना चाहिए कि हम अपना कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड बनाएं। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्यों? देखो, जैसे कोई दो कॉपी है, दो कॉपी है, अब एक ने पॉइंट वाइज चीजें लिखी है, बहुत ही, जैसे हेडिंग लिखी, हेडिंग को बॉक्स किया। दूसरी चीज है, एक ने छोटी सी हेडिंग यहाँ पे डाल दी, कुछ 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 ऐसे करके लिखा हुआ है। विजिबिलिटी इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। फिर जब इसने सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया, तब उन्होंने हेडिंग डाली, हेडिंग बॉक्स किया, अंडरलाइन करी। मतलब अगर इसको पहली नजर में देखें, ये कंपैरेटिवली नीट है। ओके, दिस इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज लेस ऑर्गेनाइज्ड। तो आप खुद देखो, एग्जामिनर पहले से क्या पता आपकी कॉपी बीच में चेक कर रहा हो, मे बी आपकी कॉपी लास्ट कॉपी हो जो वो चेक कर रहा हो। तो हमें ऐसे नहीं, हम जस्ट बिकॉज हमारी कॉपी लास्ट चेक हो रही है, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर मार्क्स। तो हमें अपने आंसर्स, अपनी आंसर शीट इस तरीके से प्रेजेंट करनी है दैट एग्जामिनर उसको देख के उसको तकलीफ ना हो। ओके, पहली बात, ही शुड नॉट फील टायर्ड, उसका ऐसे माथा ना ठनके, अरे यार कैसी कॉपी है, इसको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो योर पर्पस शुड बी टू मेक थिंग्स इजी फॉर द एग्जामिनर। ओके, ये चीज समझो। आप एक बार एज अ स्टूडेंट नहीं, जो कॉपी चेक कर रहा है, अगर आप टीचर होते, आप कैसी कॉपी पसंद करते? ठीक, तो पहली बात है, आपको अपनी कॉपी ऑर्गेनाइज रखनी है। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का क्या मतलब है कि जो आपने जैसे मैं आपको कीवर्ड्स कीवर्ड्स बोलती हूँ, तो वो अलग से विजिबल होने चाहिए, एक नजर में विजिबल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि वो ढूंढ रहा है, इतना उसके पास टाइम ही नहीं है, वो आगे बढ़ जाएगा, आपके मार्क्स वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो गए। तो हमें विजिबिलिटी बढ़ानी है अपने कंटेंट की। और क्या क्या चीज हो गई, जैसे
डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स में, पहला पूछा कॉज और सेकंड पूछा अफेक्ट। अब वो क्लियरली दिखना चाहिए कि ये यहाँ पे कॉज लिखा है, यहाँ पे अफेक्ट लिखे हैं, यहाँ पे इसने कीवर्ड्स लिखे हैं, ये इसका इंट्रो है, ये कंक्लूजन है। तो आपके पेपर की विजिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूपीएससी विल ऑलवेज रिवॉर्ड न्यूनेस एंड इनोवेशन। क्या मतलब है इसका? देखो, जितने भी एस्पिरेंट्स दे रहे हैं वो सेम मटेरियल पढ़ रहे हैं, जो बेस मटेरियल है वो सेम है, एंड जैसे ऑलमोस्ट कोचिंग्स भी सिमिलर टाइप की चीजें पढ़ा रही हैं। तो अगर आप पेपर के अंदर 2 अलग कैंडिडेट्स हैं, क्वेश्चन सबसे सेम पूछा है, अगर आपका प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है, जैसे उसने एग्जामिनर ने 10-15 कॉपीज चेक करी, नेक्स्ट 16th कॉपी आई एंड उसमें जो कंटेंट है वो बहुत न्यू है, या फिर उसको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत न्यू है, तो ऑफ कोर्स द एग्जामिनर इंप्रेस होते हैं कि अरे वाह क्या नई सी चीज लिखी है। मतलब वो आपकी क्रिएटिविटी, हाँ क्रिएटिविटी इज द वर्ड, कि वो आपकी क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड करेगा। ठीक है, इट विल रिवॉर्ड योर क्रिएटिविटी कि कुछ तो डिफरेंट है भीड़ से हटके। ओके, और यही होता है हर चीज में। जैसे बिजनेस मॉडल्स हैं, कोई बिजनेस क्यों सक्सेसफुल होता है, वो एक ऐसी चीज दे रहा है जो बाकी लोग नहीं दे रहे। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपीएससी इंडस्ट्री देख लेते हैं, कोचिंग्स हैं। अब बहुत जैसे दिल्ली में डेमो क्लासेस नहीं देते थे, फिर कुछ कोचिंग्स आई जो डेमो क्लासेस देने लगे। ओके, तो पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स देम कि अच्छा ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी है। फिर अभी एक नया ट्रेंड आया है दैट सम पीपल आर सम जो स्टार्टअप्स हैं दे आर सेइंग दैट वी विल रिफंड द फीस, अगर 7 दिन में आप नहीं सेटिस्फाइड हो वी विल रिफंड द फीस। तो ये न्यूनेस और क्रिएटिविटी है। ओके, जैसे और पहले आप देखिए, हाँ जैसे मेंटरशिप है, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप नहीं होती थी, अब देर आर प्रोविजंस की पर्सनल मेंटरशिप दे रहे हैं 1-to-1। ओके, पहले ऐसे था कि एकदम ग्रुप मेंटरशिप देते थे, आपके जो भी डाउट्स हैं ग्रुप में पूछिए। तो आप न्यूनेस जिस भी चीज में लाओगे दैट थिंग विल बी रिवॉर्डेड। जैसे आप, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट स्नोबेरी? स्नोबेरी पता है? ओके, मतलब एक इट इज अ डेजर्ट ब्रांड। तो वो जैसे नॉर्मल आइसक्रीम्स होती हैं, स्नोबेरी क्या कर रहे हैं, फ्रोजन फ्रूट की आइसक्रीम्स बना रहे हैं। तो दैट की हेल्दी आइसक्रीम्स हो गई। इट इज नॉट रिलेटेड टू ये जो शुगर है, शुगर वुगर नहीं डालते हैं वो उसके अंदर, बस फ्रोजन फ्रूट है एंड उसकी वो आइसक्रीम बना रहे हैं। सो न्यूनेस, क्रिएटिविटी, और उसकी सेल्स बहुत ज्यादा मतलब ड्रास्टिक है। उन्होंने आई थिंक एक साल में 30 आउटलेट्स बना लिए उन्होंने ऑल ओवर इंडिया, एंड दे आर डूइंग वेरी ग्रेट। तो अगेन आई एम सेइंग, पर इनोवेशन, न्यूनेस और क्रिएटिविटी आपका, जब आपको बेसिक्स आएंगे तब आप उसके अंदर नई चीजें सोच पाओगे। अगर आपको जैसे एक बेसिक आइसक्रीम नहीं बनानी आती तो आप उसके अंदर इनोवेशन कैसे लाओगे? तो आपका पहला पर्पस है कि आपको एक स्टैंडर्ड बेसिक आंसर आपको आना चाहिए, फिर जाके आपके माइंड के अंदर खुद ब खुद आइडियाज आते रहेंगे। ठीक है, दैट विल कम अंडर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट हो गया हमारा स्ट्रक्चर्ड, ये ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमारी, हमें माइंड एग्जामिनर को आसानी, मतलब एग्जामिनर के लिए सुविधा करने के लिए, ताकि हमारी कॉपी स्टैंड आउट हो, हमें क्या चीज रखनी है कि ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट हो, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखा हो, और हाँ सीक्वेंस में भी हो। जैसे अगर उन्होंने पूछा है कॉज एंड इफेक्ट, ऐसे नहीं आप इफेक्ट पहले डाल रहे हो और कॉज बाद में डाल रहे हो, तो सीक्वेंस होना चाहिए। फिर विजिबिलिटी मैंने आपको बताया। अब विजिबिलिटी के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो हम पढ़ेंगे एक एक, लेकिन एक मैं आपको जैसे एग्जांपल बता रही हूँ। किसने जैसे वही क्लाइमेट चेंज के आप अगर अफेक्ट बता रहे हैं, तो जैसे मैंने एक जगह ये किसी टेस्ट सीरीज में ट्राई किया था, तो वहां पे एग्जामिनर को अच्छा लगा था। एक होता है आपने पॉइंट्स में लिख दिए अफेक्ट्स ना, किसी भी एनवायरमेंट चीज के, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन हो गया, या फिर जो बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है। तो मैंने एक जैसे लैंडस्केप की इमेज बनाई थी, जैसे ये फैक्ट्रीज हो गई। ओके, यहाँ से हमने धुआं दिखा दिया, फिर मरीन लेक बनाई, यहाँ पे कुछ कुछ दिखाया कि फिशेज आर बीइंग किल्ड। तो ये एक तरीका हो गया प्रेजेंट करने का। ठीक है, कि उसको लैंडस्केप और जो भी इफेक्ट्स हैं वो इसी पिक्चर के अंदर रख दी थी। तो द एग्जामिनर प्रेज्ड इट। सी दिस इज ट्रायल एंड एरर। हो सकता है कि कोई और एग्जामिनर मेरी कॉपी चेक कर रहा होगा, उसे लगेगा कि क्या नौटंकी है, ऐसे ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, कि इतना सीरियस एग्जाम है और ये मतलब यहाँ पे लैंडस्केप हो रहा है। सो वो डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, यू कैन ट्राई फ्रॉम योर एंड। ओके, इफ यू गेट एनी न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज। फिर नेक्स्ट चीज एक और जो आपकी इंपॉर्टेंट है, कि आप टॉपर कॉपीज
देखते रहिए। जो भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, आप अगर घर में कोई प्रैक्टिस करोगे तो पहले आप उस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करोगे नेक्स्ट, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आपने ज्योग्राफी किया तो आपने ज्योग्राफी की आंसर कॉपीज डाउनलोड करी किसी टॉपर की, उसने जो क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करा है वही आप करो और फिर कंपेयर करो, ठीक है, उसकी आंसर देख के, उससे बहुत इंसाइट्स मिलती है। नेक्स्ट, जब आप टॉपर कॉपीज एनालाइज कर रहे हो, आपको कोई भी यूनिक चीज मिले, जैसे कोई उसने कोटेशन यूज कर रखी है या कोई डायग्राम यूज कर रखा है जो आपने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं देखा, नोट्स में नहीं देखा, या आपको लगता है कि ये तो डिफरेंट सी चीज है, आप उसके नोट्स बनाते रहो, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी टॉपर कॉपीज का फायदा है। ठीक, सो दैट वाज ऑल अबाउट माइंडसेट। चलिए, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक, ठीक है, देखिए, अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक एस्पेक्ट से जाएंगे। पहले मैंने आपको सबसे पहले क्या पॉइंट बताया रिलेटेड टू माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर, कि जो हम करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं, अगर आप वही नहीं समझोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने आपका माइंडसेट की बात करी, माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर, माइंडसेट ऑफ द आंसर, वो माइंडसेट ऑफ द एस्पिरेंट, कि यू नीड कॉन्फिडेंस, पेशेंस, एंड इट इज अ स्किल जो विद टाइम डेवलप होगी। हमारा थर्ड एस्पेक्ट है इंट्रोडक्शन। अब हम इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे, बिकॉज इन जनरल स्टूडेंट्स की यही कंप्लेन होती है कि अगर हमें इंट्रोडक्शन आ जाए तो हम बाकी का आंसर लिख सकते हैं, एंड दिस इज द टफेस्ट पार्ट दैट दे केटर टू। तो चार पांच तरीके हैं जो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हैं, इसमें हम थोड़ा अच्छे से टाइम देंगे एंड देन वील प्रोसीड। ओके, सबसे पहले आपको इतना याद रखना है, जब तक आपका मेंस का पेपर आ जाएगा, मतलब जब आपका फर्स्ट डे ऑफ मेंस होगा लिखने का, तब तक ऑलरेडी यू विल हैव प्री प्रिपेयर्ड इंट्रो एंड कंक्लूजन। क्या मतलब है इसका, कि आपको क्वेश्चन देख के आप वहां पे इंट्रो नहीं लिख पाओगे, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, टाइम की कमी होती है। तो इसका क्या तरीका है, हम पहले से ही अपने इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स प्रिपेयर करके जाते हैं। ओके, टेम्पलेट्स, मैंने आपको टेम्पलेट्स बताया था ना, जैसे पावर पॉइंट आप यूज करते हो, वहां पे स्लाइड्स होती हैं, सैम्पल स्लाइड्स अलग से डिजाइन बनी हुई, आप बस उनको यूज करके उसमें अपना कंटेंट यूज करते हो। इसी तरीके से इंट्रो और कंक्लूजन के आपको टेम्पलेट्स बना के जाने ही हैं। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब प्रॉपरली बैठ के इनको रटोगे, जब तक पेपर आता है आपके इतने ज्यादा आप टेस्ट लिख चुके होते हो, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, कि वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। अब प्री प्रिपेयर्ड का क्या मतलब है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आईआर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम आईआर एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अब हमें उसके अंदर पता है, अभी मत पढ़ना आप इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जीएस 2 का पेपर है, एंड द सब्जेक्ट दैट वी आर प्रिपेयरिंग इज आईआर। किसने पढ़ा है अभी क्लास में आईआर? ठीक है, ओनली वन स्टूडेंट। अच्छा देखिए, अब इसके अंदर हमने जैसे फॉरेन रिलेशंस किया, टॉपिक्स बता रही हूँ मैं इसके, एक हो गया बायलैटरल और मल्टीलैटरल।
ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम आईआर पढ़ रहे हैं, आईआर का हमारा टॉपिक हो गया फॉरेन रिलेशंस। फॉरेन रिलेशंस में दो हो गए, बायलैटरल, मल्टीलैटरल। बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में, मल्टी मींस मेनी कंट्रीज। तो बायलैटरल में हम इंडिया के साथ, जैसे इंडिया के नेबर्स हो गए, ठीक है, या दूसरी कंट्रीज हम पढ़ते हैं। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हमारी यूनाइटेड नेशन हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गया, और भी जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। थर्ड टॉपिक हो गया ग्लोबल इश्यूज। अब दो चीजें, पहले तो जो करंट इवेंट्स, करंट हैपनिंग्स हो रही हैं आपके ईयर ऑफ अटेम्प्ट में, जैसे अगर अगर जैसे ब्रिक्स बैंक है, ओके, तो उसका फाउंडेशन तभी हुआ है जिस ईयर में आप अटेम्प्ट दे रहे हो, या उससे 1 या 1.5 साल पहले। तो वो इवेंट्स आपके एक तो पहली बात माइंड में रहेंगी, तो वो प्रोबेबल क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहली बात है आपके, जो आपके प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस है, आप उनका पहले से इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जा सकते हो। जैसे ब्रिक्स का, अगर आप रिसेंटली ब्रिक्स बैंक का फाउंडेशन हुआ है, आप माइंड के अंदर सोच के जाओगे कि मैं इसका क्या इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करूंगा, और ऐसे ज्यादा नहीं है, 15-20 टॉपिक्स ही हैं। तो आपको उसका आप माइंड में रखते हो कि हाँ, अगर आपको लिखना है ब्रिक्स का फाउंडेशन कब हुआ था, क्यों इंपॉर्टेंट है, या अभी रिसेंटली उसका हाँ ब्रिक्स बैंक स्टैब्लिश हुआ है, तो आप ईयर याद रख लेते हो, या किस बिल के थ्रू हुआ है। इस टाइप की आप चीजें माइंड में रखते हो। तो ये पहली चीज है कि प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं हमारे करंट इवेंट से। दूसरा, अब हम आते हैं स्टैटिक कंटेंट पे। देखिए जैसे फॉरेन रिलेशंस की बात हो रही है, तो 8-10 कंट्रीज हो गई, जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और भी हमारी कंट्रीज हो गई, भूटान है, नेबरहुड की हम बात कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, हर टॉपिक से एक एक दो दो हाँ। हम्म, हर टॉपिक से हम एक एक दो दो लाइंस उठा लेते हैं जो हमें अच्छी लगती है। अब जैसे ये सब मुझको पहले से ही याद था, तो हम कैसे, अगर कुछ मान लेते हैं हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि कोई ग्लोबल इशू है, वहां पे ये प्रॉब्लम चल रही है, और हमें कैसे सारी कंट्रीज को एक साथ आके आगे बढ़ना चाहिए, तो ये कंक्लूजन में यूज हो सकता है वसुदेव कुटुंबकम। ओके, कि ठीक है, वर्ल्ड में ये ग्लोबल इश्यूज हैं, या इंडिया की अगर आप बात कर रहे हैं, बट द होल वर्ल्ड इज वन, तो समथिंग समथिंग वसुदेव कुटुंबकम। तो आपने ये फ्रेज याद कर लिया, इसको आप डायरेक्टली कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हो गया जैसे ग्लोबल साउथ। तो क्या बोलते हैं कि इंडिया इज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। जैसे जो ग्लोबल साउथ, अच्छा आपको पता ही नहीं होगा, जैसे एक हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हो गई, तो वो हम ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं, जैसे हमारा यूरोप है, अमेरिका है। एंड ग्लोबल साउथ मतलब जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, या इधर हमारा साउथ अमेरिका है, तो जो साउथ की कंट्रीज हैं। तो क्या बोलते हैं कि इंडिया इज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो आप इस टर्म को यूज करके कोई कंक्लूजन बना सकते हो, कब, जब इंडिया की बात आ रही हो कि इंडिया एक लीडर की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे यूएनएससी में हमें सीट्स चाहिए, कि हम चाह रहे हैं ना, जो उसके अंदर सीट्स हैं उसमें दूसरी कंट्रीज को भी मेंबरशिप दें, तो इंडिया इसके लिए वॉइस उठा सकता है, मतलब आवाज उठा सकता है। वाई? बिकॉज इंडिया इज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। फिर जैसे हो गया इंडो पैसिफिक पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उसके लिए एक फ्रेज होता है ओपन फ्री इंडो पैसिफिक। बिग ब्रदर, ये हमारे नेपाल के लिए आता है। जैसे अगर आप नेपाल के साथ इंडिया का रिश्ता पढ़ोगे, तो आप बुक्स में ये पढ़ेंगे कि इंडिया इज लाइक अ बिग ब्रदर टू नेपाल। और एक और जैसे ये भी बोलते हैं रोटी बेटी का रिश्ता, इंडिया नेपाल के लिए। विकसित भारत, इंडिया विजन 2047। तो ये क्या है, सारी लाइक सरकारी टैगलाइंस हैं, या जो गवर्नमेंट की एम्स हैं, मिशंस हैं, गोल्स हैं। तो अब आप ये देखो, ये जेनरिक चीजें हैं, टेम्पलेट्स हो गए। अब आप इनको पहले से याद करके जाओगे, और आप क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अपना जो आपने फ्रेजेस आपने याद करे हैं, उनको मॉडिफाई करके आप पेपर के अंदर लिखते हो। अगर देखो वहीं के वहीं आप एक फ्रेश कंक्लूजन बना सकते हो, अच्छी बात है। अदरवाइज ये सारे टेम्पलेट्स आपको हेल्प करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके हेल्थ पे कोई क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन है हमारा, कि इंडिया की जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो सही नहीं है। जैसे अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें, या मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट देखें, और भी कि अंडर न्यूट्रिशन है, मैल न्यूट्रिशन है, तो उस पे आप थ्रो लाइट ऑन दीज इंडिकेटर्स। सेकेंड पार्ट है कि गिव सम सजेशंस कि कैसे आप इंडिया का जो हेल्थ स्टेटस है वो इंप्रूव कर पाओगे। ओके, क्या क्वेश्चन है हमारा, कि इंडिया के हेल्थ इंडिकेटर्स सही नहीं है, फॉर एग्जांपल दीज थ्रो लाइट ऑन दीज इंडिकेटर्स। एंड सेकंड पार्ट है उसका कि गिव सम सजेशंस कि कैसे हम इंडिया को हेल्थ में ऊपर उठा सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। अब हम कर क्या रहे हैं, आईआर। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा वो आईआर का नहीं है। ओके, नाउ इनमें से हम कोई आप बता सकते हो कि किस को हम यूज करके कंक्लूजन पे आ सकते हैं? ठीक है, एनीबडी एल्स? ठीक है,
आप कौन सा बोल रहे हो? ग्लोबल साउथ ठीक है, ग्लोबल साउथ इनडायरेक्टली रेलिवेंट। पर हाँ देखिए, विकसित भारत और इंडिया विजन 2047 पहले से आपने प्रिपेयर करा था, आपको बस कंक्लूजन कितना 1.5 से 2 लाइन का ही तो कंक्लूजन देना है। तो आप क्या लिखोगे कि द अबव सजेशंस विल हेल्प इंडिया टू इंप्रूव इट्स हेल्थ इंडिकेटर्स एंड वी एज अ कंट्री कैन अचीव द गोल ऑफ इंडिया विजन 2047। और दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर हम ये हेल्थ इंप्रूव करें, ये स्टेटस इंप्रूव करेंगे, देन ओनली वी कैन फुलफिल द ड्रीम ऑफ आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, समथिंग भारत। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो प्री प्रिपेयर्ड फ्रेजेस और टेम्पलेट्स हैं वो वहां पे यूज होंगे। अंडरस्टूड? और ऐसे ही पेपर लिखा जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि अब मैं हेल्थ से रिलेटेड कोई मैं स्पेशल चीज वहां पे जनरेट कर दूंगा, तो नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता अनटिल अनलेस बहुत ही ज्यादा आप एक्सेप्शनल है, अच्छी बात है, लेकिन यही सब सपोर्ट यूज करके पेपर में इंट्रो कंक्लूजन्स मैनेज होते हैं। हमने स्टार्ट इंट्रो से किया था, बट कोई बात नहीं, मैं ये टेम्पलेट्स मुझे कंक्लूजन्स के याद थे, तो वी केम ऑन कंक्लूजन्स, बट माय पर्पस वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे आप प्री प्रिपेयर्ड चीजों को यूज करेंगे। अब जैसे हिस्ट्री में आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 जब क्लास में नहीं करा, पर आपको पता तो होगा ना रिवोल्ट ऑफ, तो जैसे हमने इंट्रो की बात करते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं हमारा टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857। अभी मैंने इससे पहले आपको क्या समझाया कि प्री प्रिपेयर्ड फ्रेजेस को हम कंक्लूजन में कैसे यूज करेंगे। अभी हम इंट्रो की बात करते हैं। तो देखिए, आपके लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, आप हर टॉपिक से आप जब उसको पढ़ रहे हैं, जैसे आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी, तो उसके अंदर आप 1 या 2 लाइन फैंसी सी आप उठा लेते हैं जो आपको अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई गवर्नर जनरल है, उसने कुछ बोला है, इंडिया पे कमेंट किया, आप उसको यूज कर सकते हो। तो रिवोल्ट ऑफ 1557 में आप या तो फैक्ट्स आपने देखे, जैसे कि जो उसका मेन अपसर्ज किसकी वजह से हुआ था, मंगल पांडे, बैरकपुर के बारे में आप लिख सकते हो। या फिर जैसे मेरठ से स्टार्ट हुआ था, तो आप कैसे लिखोगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ इस डेट को, एंड उसका जो प्रीकर्सर है, जो एक्चुअल इंस्पिरेशन थी, वो तब था जब मंगल पांडे ने ऑर्डर्स डिफाई करे थे। और आपसे क्वेश्चन क्या हो सकता है रिवोल्ट ऑफ 1857 की कॉजेज, कि क्यों रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तो फिर हम उसमें लिखेंगे ना इकोनॉमिक, सोशल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, वो तो बात की बात है, वो तो क्वेश्चन है, हम इंट्रो की बात कर रहे हैं। या फिर ये तो बहुत ही लाइक फैंसी कंक्लूजन हो गया कि जो वीडी सावरकर है, हिस्टोरियन है, इन्होंने क्या बोला था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। नाउ क्वेश्चन था हमारा कॉज एंड रिजल्ट्स ऑफ 1857। ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ 1857। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बोला, मैं ऐसे लिखती हूँ, अकॉर्डिंग टू वीडी सावरकर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, 2 लाइन में ये आ गया। फिर नेक्स्ट आप सब हेडिंग इसमें लिखा आपने, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1850, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है, फिर आपने उसके अंदर कॉजेज लिखे, 5-6 पॉइंट लिखे आपने। फिर नेक्स्ट आपने हेडिंग डाली इफेक्ट्स की, फिर आपने उसके अंदर पॉइंट्स डाले, फिर आप कंक्लूजन लिखोगे। अब देखो, एक और चीज हो सकती है, जो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बोली, ये आपने इंट्रो में लिख सकते हो, ये आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हो ना, लेकिन कंक्लूजन में जनरली डेट्स और फैक्ट्स, जैसे हम कह रहे हैं कि इस डेट को शुरू हुआ था, वो तो इंट्रो में ही आनी चाहिए ना, कंक्लूजन में नहीं होगी। तो अब ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमने पहले ऐसे फिक्स कर लिए कि ये प्री प्रिपेयर्ड या हमारे टेम्पलेट्स हो गए इंट्रो कंक्लूजन के। तो आपने स्टार्टिंग में लिखा कि द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ ऑन 10 May 1857 एंड द प्रीकर्सर वाज
गिवन बाय मंगल पांडे। फिर आपने कॉजेज लिखे, इफेक्ट्स लिखे और लास्ट में लिखे अकॉर्डिंग टू वीडी सावरकर द रिवोल्ट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड इट शुक द रूट्स ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी एंड गेव कॉन्फिडेंस टू द पीपल, कि उसके बाद से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल और भी ज्यादा गहरा हो गया। ठीक, तो अपने आप में कंप्लीट लग रहा है? ठीक है, तो ये मेरा मतलब है कि चीजें पहले से आपको सोचनी है। फिर जैसे इसी तरीके से हम प्रिपेयर करके रखेंगे। अगर जैसे मुगल पे कोई क्वेश्चन हो रहा है, अब मुगल पे अगर उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चन है, तो आप माइंड में सोच के रखोगे कि जब मुगल आए तो वो इस्लामिक आर्किटेक्चर लेके आए एंड उसकी वजह से एक नया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ओरिजिन हुआ। फिर आपने लिखा, जैसे चलिए मैं आपको अभी एकदम कैसे बता पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने कभी किसी जमाने में मैंने खुद प्रिपेयर करे थे इंट्रोडक्शंस। आपको भी ये आ जाएंगे जब आप इस माइंडसेट से सोचोगे। कैसे? जैसे मान लेते हैं आप मुगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो आपके अपने आप ही अगर आप आंसर राइटिंग की तरफ आपका थोड़ा इंक्लाइनेशन है या आप इन जनरल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा, अपने आप स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये लाइन अच्छी है, इसको मैं इंट्रो के लिए सेव कर लेता हूँ। अलग से आपने उसका नोट बना लिया, एक डायरी बनाई, उसमें हेडिंग दी मुगल्स, मुगल्स पे। और देखो इतना डीप में नहीं मैं आपको जाने को कह रही हूँ कि जहांगीर, हुमायूं, अकबर अलग अलग पे आपको बनाना है। ठीक है, इन जनरल मुगल पे ये लाइन अच्छी है, ये एक जेनरिक लाइन है जो बहुत सारे टॉपिक्स में यूज हो सकती है। तो इस तरीके से आप उसको अलग से नोट कर लोगे। अच्छा ये लाइन है, ये लग रहा है कंक्लूजन टाइप और अच्छी लाइन है, तो आपने उसको कंक्लूजन के लिए रिजर्व कर लिया। ओके, नोट कर लिया, रिजर्व कर लिया कि मैं इंट्रो कंक्लूजन में इसको यूज करूंगी। ठीक है, अब मैं आपको कौन सा एग्जाम्पल दे रही थी? 2 लाइन, 2 लाइन, 2.5 लाइन। अच्छा ठीक है, मैं आई टेल यू अबाउट दी वर्ड्स। ठीक है, आई विल एड्रेस दिस थिंग, वर्ड्स वाली चीज ना। हम्म, चलो चलिए एक ही पार्ट इसका लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। तो क्या हम इसके अंदर लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो था उनका, हाँ आर्च एंड डोम। ओके, आर्च एंड डोम हो गया। फिर जाली वर्क होता है, एराबेस्क्यू कहते हैं उसको। आर्च एंड डोम तो यही है। ठीक है, ये हो गया। फिर एक जाली वर्क होता है, जैसे आपने देखा होगा ये कॉर्नर्स हो गए, इसमें ऐसे ऐसे जाली बनी हुई होती है। ठीक है, समथिंग ऐसे ना, अलग ही टाइप की जाली बनी होती है। फिर मिनारेट्स होते हैं, पिलर्स टाइप का, जैसे ताजमहल में भी 4 पिलर्स है ना, ऐसे आगे पीछे और बीच में हो गया। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर क्या है। अब मैं आपको बोल रही हूँ, हमने पहले से इसका हमने इंट्रो बना रखा है कि जब मुगल्स आए तो वो एक नए टाइप का आर्किटेक्चर लेके आए और हमने उसको इंडिया के साथ फ्यूजन करके इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हो गया। तो हमने सोच के रखा था कि अगर मुगल पे और देखो आप कैसे सोचोगे कि किस थीम पे आपको बनाना है। आप अगर वही पीवाई क्यूज में शुरू से आपको हल्ला मचा रही हूँ कि पीवाई क्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अकबर पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ओके, आर्किटेक्चर पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हिंट कि किस टॉपिक पे आपको इंट्रो और कंक्लूजन्स प्रिपेयर करने हैं वो आपको पीवाईक्यू से मिलेगा। अगर आप पे ये आ रहा है अकबर पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप अकबर के लिए कोई आपको लाइन पढ़ते पढ़ते मिल जाएगी, उसको आप अलग से रिजर्व कर लो। सेम फॉर आर्किटेक्चर। अब जैसे हाँ इंडस वैली तो सबने पढ़ लिया ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आईवीसी पे अगर मान लेते हैं क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन, ये पीसीएस का क्वेश्चन है, ऐसे राइट अ नोट ऑन यूपीएससी में नहीं आता। राइट अ नोट ऑन टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी, टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी। और हम लिख रहे हैं नेक्स्ट है कंटेम्पररी में कहीं ये फीचर्स दिखते हैं क्या। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि हरप्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग कैसी थी, और सेकंड पार्ट है उसका कंटेम्पररी वर्ल्ड में आप कहीं देखते हो जो हरप्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स थे, क्या वो आज आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब आप देखो ये तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। टाउन प्लानिंग में आप क्या लिखोगे कि ग्रिड पैटर्न था, ठीक है, सीटाडेल हो गया, अपर टाउन, लोअर, हायर टाउन, लोअर टाउन, ग्रैनरीज थी, ठीक है, उनकी जो नालियां थी वो कवर्ड थी, इस टाइप से आप लिख सकते हो। और क्या बोल रहे हो, कौन सा पॉइंट?
हाँ, ड्रेनेज सिस्टम। फिर उसके बाद कंटेम्प्रेरी में, ये थोड़ा सोचने लायक है, शायद आपने ना पढ़ा हो। कंटेम्प्रेरी में कैसे हो गया, जैसे आप साउथ इंडिया जाओगे, नहीं चलिए वो मानते हैं, जैसे चंडीगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़ इज अ प्लांट सिटी, तो वहां पे भी ग्रिड पैटर्न फॉलो होता है। ओके। नेक्स्ट है जो वहां पे वाटर सिस्टम था, जो ग्रेट बाथ है या टैंक्स एंड पॉन्ड्स है, वो आपको साउथ इंडिया में मिलते हैं। ओके। फिर उसके बाद हाँ, जो कुछ ऐसी सिटीज है इंडिया में जहाँ पे फ्लड्स बहुत होते हैं, तो वो भी एक हाइट पे बनाते हैं, वहां पे भी हाइट पे बना था, अपर टाउन और लोअर टाउन। तो आप इन चीजों का एग्जाम्पल आप दोगे, ये हमारे कंटेम्प्रेरी में। अब हम बात करते हैं इंट्रो की। इंट्रो में आप पहले से ही आईवीसी का सोच के जाओगे, जैसे अगर आपको ये लिखना है कि, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि किसने वो ईयर हमने लिखा कि किस ईयर में बनी थी, एक आपने टाइम रेंज लिख दी, ठीक है, एक्स टू वाई की, इस टाइम में ओरिजिनेट हुई थी, इस टाइम में खत्म हुई थी, या फिर किसने डिस्कवर करी थी, एक्सकवेशन हुआ था ना, ठीक है। या फिर नेक्स्ट, इससे बेटर और क्या हो सकता है कि आपने पीवाईक्यू में देखा कि टाउन प्लानिंग पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपने सिर्फ टाउन प्लानिंग पे एक लाइन अपनी रिजर्व कर ली, और आपने क्या उसके अंदर बोला है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर्स हमारा, वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर्स या अर्बन प्लानिंग हमारी आईवीसी में थी, और जितनी सोफिस्टिकेटेड यहाँ पे टाउन प्लानिंग थी उतनी हमें किसी और सिविलाइजेशन, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वहां पे भी नहीं मिली थी। तो आप इस चीज को लिख सकते हो, पर ये आप पहले से थोड़ा सोच के जाओगे। ओके। और कैसे पता पहले से सोच के जाओगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर आ रखा है। एंड मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने पहली 1.5-2 लाइन लिख ली इंट्रोडक्शन की, तो आप का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है दैट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि जैसे ही आप इंट्रो लिखते हो आपका फ्लो बन जाता है, प्लस आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा इंट्रो लिख लिया, बाकी की चीजें मैनेज हो ही जाएंगी। ओके, अभी तक कोई किसी को क्वेश्चन डाउट कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं, ये समझ आ गया टेम्पलेट्स हमें कैसे प्रिपेयर करने हैं, कहाँ से मिलेंगे। मतलब मैं सिर्फ ये नहीं आपको बोल रही कि प्रिपेयर करने, मैंने वो भी बताया आपको कि हाउ विल यू प्रिपेयर दैट। ओके। पहला इसका आंसर है कि पीवाईक्यूज आप देखते रहो, उसमें से थीम्स उठाते रहो, टॉपिक्स नहीं, थीम्स। थीम्स जैसे मुगल एक पूरा थीम हो गया, फिर टॉपिक उसके अंदर क्या हो जाते हैं, जैसे मुगल पेंटिंग्स हो गई, मुगल आर्किटेक्चर हो गया, तो पहले आप मुगल पे तो बनाओ, बाद में आपको उसके अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं उस पे अपने आप ही समझ आ जाएगा, वो माइंड में बाय डिफॉल्ट आपको याद आ जाएंगे। तो पहली बात है पीवाईक्यू पे नजर रखनी है। दूसरी चीज है, अभी जैसे आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम ही कोई बुक पढ़ेंगे, तो आप एक कीप एन आई कि इस चीज को मैं इंट्रो कंक्लूजन में रख सकता हूँ। ठीक। और मैं आसान चीज आपको बता देती हूँ कि कोचिंग्स अपने आप ही प्रिपेयर करके देती हैं कि ये टॉपिक है, इस पे ये इंट्रो आप यूज करना, तो ऐसे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, तो वो बाद की बात है। टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा मतलब इस टाइप की पीडीएफ्स मिल जाते हैं, जिन्होंने उन्होंने जिसमें उन्होंने थीम वाइज, टॉपिक सब टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है, उसके अंदर 4-5 उन्होंने इंट्रोज लिख दिए, जो आपको उसके अंदर अच्छा लग रहा है और आसान लग रहा है या शॉर्ट लग रहा है कि इसको मैं आसानी से पेपर में डाल पाऊंगी, आप उनको यूज कर सकते हो। ठीक है। पर वही है, ऐसे किसी और का डॉक्यूमेंट देख के उसको घोटना, दैट इज टफ। एंड इजियर क्या चीज है, जो आपने पढ़ते पढ़ते अपने आप चूज करा है, उसको कहीं और नोट किया है, फिर उसको टेस्ट सीरीज में लिखा है, हो ही नहीं सकता कि वो पेपर के अंदर ना याद आए। ठीक। चलिए, नेक्स्ट अब हम करते हैं इंट्रोडक्शंस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। कुछ लिखना है आपको इसमें तो लिख लो, आई गिव यू टाइम। कुछ भी आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन, इफ यू वांट टू राइट, एनीबडी, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। कुछ भी आपको लिखना है, जो जो मैंने अभी तक बोला, फिर ऐसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, राइट समथिंग। या जिन्होंने लिखा है उनसे टेप लो साइड में। लिख लो ये इंट्रोडक्शन में प्री प्रिपेयर्ड इंट्रो कंक्लूजन, ये लिख लो, कुछ तो लिख लो। माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर, वो तो कंटेंट का ही पार्ट है, वो तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, वही तो पढ़ रहे हो। हाँ। हाँ। हाँ, वो तो देखो जितने भी पीवाईक्यू है ना, उनको तो पूरा आपको एक रजिस्टर बनाना है, वो आपको करने ही करने हैं आंसर राइटिंग में। ठीक है, बाहर के क्वेश्चंस बाद में करने हैं, तो वो अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे। मतलब जैसे आपने एक पीवाईक्यू उठाया कॉजेज इफेक्ट्स का, वो आपने प्रैक्टिस के लिए खुद किया, ठीक है, फिर आपने उसका मॉडल आंसर देखा, जो टॉपिक्स आपने नहीं कर रखे, वो जो पॉइंट्स आपने नहीं लिखे, वो मॉडल आंसर से उठा के अपने उस आंसर में लिखने हैं। ऐसे करके आपका पूरा रजिस्टर बन जाएगा, जिसमें एक एक पीवाईक्यू का आंसर होगा, और बस उसको याद कर लो। हाँ।
हाँ बिल्कुल, दिस इज द बेस्ट वे, मतलब थ्रू पीवाईक्यू कह रहे हो ना आप, हाँ दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। हाँ परफेक्ट है, ऐसे कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हम्म, हाँ ठीक है। हम्म, उसमें ड्रॉ करना है, उसमें ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा, जैसे टाउन प्लानिंग पूछी है तो बट ऑब्वियस है, हर मतलब एक थोड़ा हर एस्पिरेंट जो थोड़ा अवेयर है उसको पता है कि ये ड्रॉ करना है, पूरा आपको शहर ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, वही तो चैलेंज है, वही आपको करना है। मतलब पॉइंट इज आप नहीं करोगे तो कोई और बच्चा है जो कर लेगा, तो यही तो चीज सीखनी है कि कैसे। दोनों, दोनों, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अगर कोई चीज आपने सारी की सारी लिख दी, एंड इफ यू हैव स्पेस तो आप उसको डायग्राम में दिखाओ, जैसे ये है जो मैंने ये नहीं बनाए थे, ये एज इट इज क्वेश्चन था वो जाली वर्क वाला ना, तो आपने यहाँ पे लिखा हेडिंग द फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा, यहाँ छोटा सा ड्रॉ कर दिया, फिर सेकंड पॉइंट लिखा, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। लेकिन कुछ लोग ये जो ड्राइंग है ना उसको एक टूल की तरह यूज करते हैं कि जगह भर जाए, कि मुझे लिखना ना पड़े, बस स्पेस फिल करने के लिए, ऐसे नहीं करना। ठीक है, और बाकी इनोवेशन क्रिएटिविटी वही आप सोचो और क्या तरीका है, मैं किस चीज को शो, जैसे इनोवेशन क्रिएटिविटी, अब तो इनोवेशन नहीं बची, इनोवेशन क्या है, जो आपने कुछ नया सोचा हो जो बाकी दुनिया नहीं कर रही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, मैप्स लोग ड्रॉ करते हैं, अब आपसे पूछा कि लोकेशन ऑफ ये कॉटन इंडस्ट्रीज, ओके, लोकेशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग, आगे मैं बताऊंगी, हम सीक्वेंस में जा रहे हैं पर आपने पूछा है तो मैं बता रही हूँ, कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज, तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कोई भी इंडस्ट्री किस पे बेस्ड होती है, कि वहां पे लेबर मिल जाए, पावर सप्लाई, रॉ मटेरियल्स मिल जाए, फिर इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ होता है जो गवर्नमेंट वो प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, और मार्केट होना चाहिए, ऐसे थोड़ी चीजें बना दी, कोई खरीदने वाला उसको नहीं है। तो अगर जैसे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आपसे पूछा है तो आपने फैक्टर्स लिख दिए, फिर आप इसको एक आपने मैप बना के, हाँ आपने जैसे यहाँ पे जो ये यूपी वाला एरिया है, यहाँ पे डॉट डॉट करके कुछ आपने सिटी का नाम लिख दिया कानपुर, यहाँ पे अगर पंजाब में गुजरात में इतनी सारी, तो ये एक तरीका हो गया सारी इंडस्ट्रीज को दिखाने का। सो अब ये इनोवेशन नहीं बचा, क्यों, क्योंकि सबको ही कर रहा है, बट दिस इज वन वे ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए और कुछ लिखना है आपको। ये लिखो, ये लिखा था आपने, ऑर्गेनाइज्ड विजिबिलिटी लिखा है, लिख लो चलो इसको। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिख लो कि कैसा आपका वो स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड विजिबिलिटी मिल ही गया है, ये है कहाँ, हो गया। ठीक है, चलिए अब हमने क्या देख लिया, इंट्रो में प्री प्रिपेयर्ड चीजों को आप कैसे यूज करोगे। अब हम बात करते हैं किन किन चीजों से इंट्रो बन सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इजी चीज हो गई, लिख लिख भी लेना है इसको ना, इंट्रोडक्शन किन किन चीजों से हो सकता है। देखो सबसे पहले हो गई आपकी डेफिनेशन, जैसे कि आपका क्वेश्चन है जीडीपी पे, ये सबसे इजी कंक्लूजन होता है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो दिस विल ऑलवेज कम टू रेस्क्यू, पर प्रोवाइडेड जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो डेफिनेशन बेस्ड होना भी चाहिए। अब आपसे अगर पूछ लिया कि व्हाट इज मतलब कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो अब उसकी थोड़ी डेफिनेशन है, कोई कंसेप्ट बेस्ड हो तो आप डेफिनेशन को लिख सकते हो। जैसे जीडीपी पे क्वेश्चन है कि इंडिया की जीडीपी कैसा परफॉर्म कर रही है, तो आपने जीडीपी की डेफिनेशन दे दी। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, बायो मैग्निफिकेशन, तो कोई भी अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो आप डेफिनेशन उसमें डाल सकते हो। ये पहली चीज हो गई इंट्रोडक्शन लिखने की। ओके, बेसिक है ये, मतलब ना स्टेप वन है। नेक्स्ट है जब आप थोड़ा और पढ़ लिख लोगे, एडवांस आपको चीजें आ जाएंगी, फिर एक होता है हमारा रिपोर्ट्स, ये हमारी सेकंड चीज हो गई। रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस की, सर्वे है कोई, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स, या फिर जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ हो गया,
WHO है। अब जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आता है, हाँ, कि कोविड के बाद क्या इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर लिया? कोविड के बाद कोविड के दौरान एक स्लम्प आया था। अब क्वेश्चन है कि क्या इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर लिया और कैसे किया? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप कैसे इसमें लिख सकते हो? इसमें देखो कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके, इकोनॉमी की डेफिनेशन मत लिखना है इसके अंदर। फिर आप इसके अंदर क्या रिपोर्ट डाल सकते हो कि देखो हर जो वर्ल्ड बैंक है या फिर IMF है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जो रिपोर्ट्स निकालती रहती हैं, डेटा निकालती रहती हैं, या कोई और लोकल नेशनल हाँ, नीति आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट। नीति आयोग की बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं। तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इंडिया की GDP ये थी इससे पहले, और अब इंडिया ने रिकवरी कर ली, इतनी GDP हो गई। तो आपका जो क्वेश्चन है एकदम पहली लाइन में बैंग ऑन आपकी डिमांड एड्रेस हो गई। आप ये लिखना, आप ये बताना चाह रहे थे एग्जामिनर को कि हाँ रिकवरी हो गई है। आपको समझाना है आंसर के अंदर कि रिकवरी कैसे हुई है, लेकिन वो समझाने की शुरुआत तो यस और नो से होगी ना। तो आपने इंट्रोडक्शन में ही डाल दिया कि नीति आयोग ने ये बोला कि हाँ इतनी थी हमारी इकोनॉमी, इतनी परसेंट GDP थी, अब ये हो गया। और भी आप कुछ पैरामीटर्स की जैसे प्रोडक्शन के बारे में लिख दिया आपने। अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं, तो आपने उस रिपोर्ट को कोट करके अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी। सो दिस इज अ वेरी नाइस वे कि जो आप कह रहे थे एकदम उसको सपोर्ट मिल गया कि मैं कौन होता हूँ कहने वाला, नीति आयोग कह रहा है ना कि रिकवरी हो गई तो मतलब हो गई, अब मैं आगे समझा रहा हूँ कि रिकवरी कैसे हुई। तो दिस इज अ बैंग ऑन राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। स्पेशली इकोनॉमी में ये बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ही ज्यादा काम आता है। अगेन इन्वायरमेंट में भी ये बहुत काम आता है। जैसे आपकी रेड डेटा बुक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन ये है कि हाँ, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है, स्पेशली जो पोल्स पे बायोडाइवर्सिटी है, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है। अब आप इसके ऊपर बताइए कि कैसे हो रही है और इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है क्या कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारी पोल्स पे या जो ठंडी जगहों पे बायोडाइवर्सिटी है, जो इकोसिस्टम्स है, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सो यू हैव टू एक्सप्लेन कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एंड नेक्स्ट है इसका रिजल्ट क्या है या सजेशंस की अब कैसे हम उस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स कैसे काम आएगी, जैसे आप रेड डेटा बुक का डेटा कोट कर सकते हो, या फिर UNDP हो गई, UNDP, UNEP, और ग्लोबल वार्मिंग में IPC होता है, IPCC। ठीक है, तो आप इसके अंदर डायरेक्टली अगर आपको कोई डेटा, देखो ये याद होना चाहिए, तो आपने डायरेक्टली कोई डेटा याद किया है कि UNEP या रेड डेटा बुक ने बोला कि फॉर एग्जाम्पल 100 पेंगुइन्स की डेथ हो गई इस ईयर में, और उसका रीजन यही था कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, या जिन ग्लेशियर्स में वो रहते थे, ग्लेशियर्स मतलब ग्लेशियल एरिया में वो रहते थे, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स की वजह से पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो रहा है। ओके, फिर आपने उस नेक्स्ट अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया, लेकिन जो हम डेटा दे रहे हैं इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग। इनफैक्ट इट इज अ प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग। वो क्या पूछ रहे थे कि आपकी इकोसिस्टम खराब हुआ है, विंटर एरियाज के मतलब कोल्ड रीजन्स का इकोसिस्टम खराब हुआ है। आपने डायरेक्ट बोल दिया कि इन इन लोगों ने बोला है इस वाली रिपोर्ट में कि ऐसे ऐसे है, इतना परसेंट डेटा है। ठीक है, तो आपने फिर आगे अब बताओगे कि हाउ वो चीज इंपैक्ट हो रही है। ओके, तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट्स, दूसरा तरीका हो गया। और आपको मिल जाएंगे, देखो अलग से लिस्ट भी आती है। वही अगेन जो मैंने आपको इंट्रो कंक्लूजन के लिए लिया था, आपको हेडिंग वाइज दे देंगे एनवायरमेंट की, ये रिपोर्ट्स हैं, आप उनको याद कर लो, हो जाती हैं चीजें। लेकिन देखो इतनी मेमोरी पावर नहीं होती कि आप एकदम ऐसे घोट लो। वो कब होता है, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तभी के तभी आपने वो रिपोर्ट वहां पे पढ़ी हो, तो वो इट इज इजियर टू रिटेन। ऐसे नहीं कि आपने लाइन से बस 15 रिपोर्ट्स की डेटा आपके सामने लिखा है और आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, अगर आपको याद भी होगा पेपर में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये रिपोर्ट्स वाली जो चीज है, ये कैसे प्रिपेयर करनी है, टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे आपने एनवायरमेंट किया, तो हमने अगर पढ़ा है बायोमैग्निफिकेशन, तो आप देख रहे हो कि, या फिर हम जैसे दिल्ली का एयर पोल्यूशन, तो आप देखो CPCB की कोई रिपोर्ट है, गूगल कर लो। वैसे तो आपने जो स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़ रहे हो उसके अंदर होगा, लेकिन नहीं है तो आप लिख लो उसमें, ऐसे सर्च कर लो कि CPCB रिपोर्ट ऑन एयर पोल्यूशन, दिल्ली की एयर क्वालिटी, कुछ उसने बोला है कि AQI इतना था, इतना हो गया अब। ठीक, तो ये चीजें आपको एक्टिवली प्रोएक्टिवली अपने माइंड में रखनी पड़ेगी और नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आई एम सेइंग that this is a laborious work, okay, and it requires lot of sincerity। ऐसे नहीं है कि आपको अगर ऐसे लग रहा है कि आपको एक बुक दे दी लक्ष्मीकांत सर के नोट्स दे दिए और आपने आंसर राइटिंग कर ली, हो जाएगा, मतलब जो आपने नोट्स में पढ़ लिया और बुक में पढ़ लिया आप
उसमें से रीड करोगे, क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से ही आप आंसर्स बना के लिख दोगे, तो ऐसा नहीं है। बुक्स में से क्वेश्चंस नहीं आते, देखो यूपीएससी में तो बिल्कुल नहीं आते। आप सोच रहे हो कि हाँ ये मैंने आपको 500 पन्ने दे दिए, उनको याद कर लो, यूपीएससी में नहीं होगा। स्टेट पीसीएस की बात अलग है, बिकॉज द क्वेश्चंस आर एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आ गया, दो तरीका, एक डेफिनेशन है। नेक्स्ट हो गया हमारा रिपोर्ट्स। ठीक है, फिर तीसरी हम चीज करते हैं कोट्स। इंट्रो और कंक्लूजन दोनों में ही चलती है ये, इंट्रो और कंक्लूजन। पहली बात है, देखो सबसे ज्यादा ये एथिक्स में काम आता है, एथिक्स में बहुत काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लीडरशिप पे क्वेश्चन है आपका कि, लिख लेते हैं, तो लीडरशिप हमारा थीम हो गया। पहले हमने पीवाईक्यूज को देख के समझा कि लीडरशिप पे क्वेश्चंस आते हैं, तो अब आप लीडरशिप पे थोड़ा सोच, पहले से ही सोच के जाओगे इस पे क्वेश्चन आया तो मैं क्या इंट्रोडक्शन दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर एंड गिव सम एग्जाम्पल्स। ठीक, तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से एक लीडरशिप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो बताइए एथिक्स वाले बच्चे क्या होनी चाहिए। ठीक है, और कोई कीवर्ड बता दो, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, टॉलरेंस, ठीक है, क्या चाहिए, फोर्टिट्यूड, ठीक है, और हो गया एक, मतलब दिवाली पे सब वाइप ऑफ हो गया। वाओ, कोऑपरेशन क्या, कोऑपरेशन के लिए मैंने वर्ड बताया था एक, बताओ कीवर्ड, बताओ याद करो। कोलिजियलिटी, क्या, इंग्लिश है ये, एथिक्स की बात कर रही हूँ मैं। और बताइए, ऑब्जेक्टिविटी, हाँ ऑब्जेक्टिविटी, कंपैशन, एम्पैथी, किसने बोला कंपैशन, वेरी गुड। ठीक है, कंपैशन, एम्पैथी, तो ये तो हमारी बॉडी हो गई। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, क्या पढ़ रहे थे हम, कि तीसरा तरीका है इंट्रोडक्शन का कि हम कोट्स यूज कर रहे हैं। तो आप इसके अंदर डायरेक्टली देखो, मैंने शायद लिखवाया भी था नोट्स में, कैसे आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, क्या हमने लिखा कि अ लीडर इज द वन हु नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे, उसे रास्ता पता हो, दिखाता है वो सामने को, एंड खुद भी उसी रास्ते पे चलता है। तो ये कोट है, अब किसने लिखा है मुझे भी नहीं पता, पर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको याद है। ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते। ठीक, तो आप इसको, इससे आपने स्टार्ट करी। एथिक्स में कोड बेस्ड काफी चलते हैं। अ लीडर इज द वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। फिर जैसे एक और हमने करा था कि हमने बोला था ना, नेगेटिव वैल्यूज आगे लिख देना, इज द गेटवे टू हेल। तो एंगर, प्राइड, ग्रीड आर द गेटवेज टू हेल। ओके, तो इस तरीके से आप कोड बेस स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट और किस चीज में कोट आती है, रुको मैं बताती हूँ। इसको कंक्लूजन में भी आप डाल सकते हो, कंक्लूजन में भी अच्छा लगेगा। पर वही है, देखो सिंक में होना चाहिए थोड़ा। ऐसे नहीं कि बस लीड आपसे कुछ और पूछा है, आपको ये आती थी कि मैं तो कोड डाल के ही आऊंगा, तो लीडर पे आपने जबरदस्ती ये डाल दी कोड। मान लेते आपसे ऐसे बोला कि एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ गुड लीडर एंड कुछ उनकी जो इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हैं आप उनके बारे में लिखिए, तो यहाँ पे ये कोड थोड़ी काम आएगी। फोकस इज ऑन एपीजे अब्दुल कलाम, इट इज नॉट ऑन लीडर। ओके, आपको टीचिंग्स ऑफ कलाम जी आपको मेंशन करना है, तो हमारा फोकस लीडर पे नहीं है। तो आपको बहुत ही ट्रिकी तरीके से जो आपने कंक्लूजन्स पहले से प्रिपेयर करे हैं, या जो हम बोल रहे हैं कि डेफिनेशन, कोड्स और रिपोर्ट्स, तो बहुत ही ट्रिकी तरीके से आपको उसको यूज करना है। ठीक है, अब वही बात है, अगर कोई सोच रहा है मुझे तो पता नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है ट्रिकी तरीके से यूज करना, वो आ जाएगा। आप 100-150 क्वेश्चंस लिखो, अपने आप आपके अंदर समझ आ जाएगी। ठीक है, बट हैव कॉन्फिडेंस, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। ये समझ आया कैसे, एक और, हाँ मैं एक और सोच रही थी।
प्लीज। मुझे तीन चीजें थी उसमें, आई कांट रिमेम्बर वन पॉइंट। एक बहुत ही अच्छा सा था, जैसे उसमें महात्मा गांधी पे अगर कोई क्वेश्चन आया था, तो किसी मैंने टॉपर कॉपी में पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट नहीं याद आ रहा, इंडिया इज फेमस फॉर थ्री थिंग्स, ठीक है, तो पहला नहीं आ रहा है मुझे याद, डैश, ताजमहल एंड महात्मा गांधी। ठीक है क्या? नहीं, वो पहली चीज क्या थी? टी होगा, मतलब आई डोंट नो, पर इंडिया इज फेमस फॉर थ्री थिंग्स। तो नहीं नहीं, हाँ। नहीं नहीं, स्पाइसेस नहीं था। ठीक है, तो आई मीन देखो कितनी जैसे कैची सी लाइन है, डिफरेंट सी लाइन है, कि अगर कोई कोई लर्नेड पर्सन उसको पढ़ रहा है, जैसे प्रोफेसर्स चेक करते हैं, तो इट कैन कैच हिज अटेंशन। आपने आपने जैसे आपने खुद सुनी, आपको लगी ना यूनिक सी, डिफरेंट सी, तो इस टाइप की चीजें अगर आपको कहीं मिलती हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। क्या हो गया? मे बी। ठीक है, और जैसे हम उनकी बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में ये चीजें यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे आपके, साइलेंस प्लीज, जैसे उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ ब्रिटिशर्स के थ्रू, या कुछ भी ऐसी चीजें, हम दुखी कथा बता रहे हैं कि हमारे रेलवेज को डिस्ट्रॉय कर दिए, तो उसमें बहुत सारे गवर्नर जनरल्स या वाइसरॉय होते हैं जो कुछ ना कुछ कमेंट्स करके रखते हैं, ठीक है, इंडियंस के ऊपर। तो तो आप हाँ, जैसे आपको स्पेक्ट्रम के लास्ट में मिल जाएंगे। याद है कोई? आई कांट, अच्छा नहीं, वो तो अलग चीज है वो, पर इस टाइप की चीज, जैसे रेल, जैसे हाँ वो था व्हाइट मैन्स बर्डन, मैंने आपको बताया था। ठीक है, व्हाइट मैन्स बर्डन बताया था, याद है? किसको नहीं पता, आई एक्सप्लेन, रेज योर हैंड्स, हु वांट्स मी टू एक्सप्लेन। ठीक है, देखिए, व्हाइट मैन्स बर्डन मतलब, जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए थे, तो वो इस थ्योरी को लेके आए थे कि इंडियंस आर नॉट सिविलाइज्ड, कि कैसे से इनको रहने खाने की तमीज नहीं है, हाथ से खाते हैं, दे डोंट इवन यूज अ स्पून। ओके, फिर जैसे कि हमारी टॉयलेट्स कैसी हैं, इंडियन वर्सेस वेस्टर्न टॉयलेट्स, तो वो इस थ्योरी को उन्होंने प्रोपोगेट किया। जैसे नरेटिव बिल्डअप करना होता है ना, कहीं भी अगर राज करना है, तो आपको दिखाना पड़ेगा सामने वाले को कि आपको हमारी सुपीरियोरिटी क्यों एक्सेप्ट करनी है। तो वो इस थ्योरी के साथ आए थे कि हम बहुत ही ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, वी आर सुपीरियर, यू आर इंफीरियर, एंड वी एज व्हाइट मैन, मतलब अपने आप को व्हाइट बोल रहे हैं, वी हैव अ बर्डन कि आपको सिविलाइज करना है, मतलब हम नहीं आना चाहते थे, कितनी ज्यादा हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि आपको सिविलाइज करना है। तो देखिए दिस, तो उन्होंने जैसे एजुकेट कर रहे हैं कि अनएजुकेटेड है, तो ऑल दिस इज व्हाइट मैन्स बर्डन, कि दिस इज आर ड्यूटी, हम खुद से नहीं चाहते। तो जैसे आप इस तरीके की आप चीजें लिख सकते हो। तो मान लेते हैं आपसे वो पूछा, वो थ्योरी दादा भाई नारोजी ने लिखी थी ना, आई कांट, हाँ, पॉवर्टी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। तो आप उसके अंदर लिख सकते हो कि ही वाज द वन जिन्होंने एक्सपोज किया, अदरवाइज दे केम विद द थ्योरी ऑफ व्हाइट मैन्स बर्डन। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कहीं भी यूज हो सकता है। तो आप समझ गए, मतलब इसको सेंटेंस में तो आप बना लेना, एक फ्रेज की मैं एग्जांपल कर रही हूँ, सेंटेंस तो आप बना ही लोगे, कि इस तरीके की और भी चीजें हैं जो ब्रिटिश गवर्नर्स, जैसे डफरिन है स्पेशली, जो एकदम बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव और रेसिस्ट थे, जैसे कुछ वाइसरॉयज ऐसे भी थे हु हैड लिटिल प्लेजेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया, लेकिन जो एक्सट्रीमली रेसिस्ट हमारे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय हैं, वो आपको बुक्स में मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको अलग से ढूंढना पड़ेगा। हु इज टॉकिंग, प्लीज साइलेंस। ठीक है, आपको बुक्स में ढूंढना, बुक्स में आराम से मिल जाएगा, आपको अलग से नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो उनकी जो अच्छी अच्छी कोटेशंस हैं, आप उनको याद करके आंसर में यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड प्लस थोड़ी शॉर्ट यूज करना, बहुत लंबी लंबी है वही आपको याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको वर्ड टू वर्ड वो नहीं याद है, लेकिन आपको एक सार याद है, ओके, समरी आपको याद है, तो आप उसको लिख दो थोड़ा। ओके, खुद का नहीं बना सकते, मतलब फिर वो कोटेशन नहीं होगी, वो इन जनरल आपका आंसर का कंटेंट हो जाएगा, इट वोंट बी अ कोटेशन। ठीक, तो इस तरीके से आप कोटेशन को यूज करेंगे, अंडरस्टूड? ठीक है, तो हमने तीन तरीके कर लिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के। एक हो गया डेफिनेशन, रिपोर्ट्स, कोट्स। अच्छा देखो, कोट्स में ना, मैंने आपको बोला एथिक्स में एक और चीज है, जो पार्ट ए के क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, आप उसमें कुछ कुछ कोटेशंस भी आती हैं, कि कोट लिख दी और उसमें लिखा है एक्सप्लेन दिस कोट, आप उसमें से कोट उठा के आप उसको दूसरे आंसर में भी यूज कर सकते हो। ओके, दिस इज
वन एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट वर्क कि आपसे 7-8 अगर क्वेश्चंस हैं, आपने एक क्वेश्चन मतलब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में कोई कोट था, उसको आप 7th क्वेश्चन में एज अ कोट डाल सकते हो अगर आपको कोई कोट याद नहीं है, बट वो रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, रेलेवेंसी होनी चाहिए। ओके, हाँ, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। फोर्थ हमारा क्या तरीका है? फोर्थ है हमारा करंट इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये फोर्थ तरीका है कैसे आप इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें क्या है हमारा? करंट इवेंट कोई आपकी रिसेंटली हुई हो या फिर कंटेम्प्रेरी। करंट से मतलब 1-2 महीने पहले नहीं, 1 साल का भी हम करंट में ही मानते हैं उसको, कंटेम्प्रेरी में मान लिया उसको हमने, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप देखो, मान लेते हैं आपसे वाटर क्राइसिस पे क्वेश्चन पूछा है, तो आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? इंडिया इज फेसिंग अ वाटर क्राइसिस इशू, ठीक है, या इंडिया इज फेसिंग वाटर शॉर्टेज, गिव रीजंस एंड सजेस्ट वेज टू ओवरकम इट। ठीक है, इंडिया में वाटर क्राइसिस हो रहा है, आपको रीजंस देने हैं कि क्यों हो रहा है एंड कैसे इसको हम ठीक करें। अब देखो क्या तरीका इसका, देखो वाटर क्राइसिस की डेफिनेशन तो मत देना इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट है, मतलब आई एक्सपेक्ट दैट यू आर इतने मेच्योर हो, आपकी कहाँ पे डेफिनेशन की नीड है इसके अंदर। पहली बात है, देखो रिपोर्ट बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। अब रिपोर्ट जैसे किसकी? ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है, ग्राउंड वाटर अथॉरिटी होती है, नीति आयोग भी निकालती है रिपोर्ट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ, जो भी वाटर से रिलेटेड है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, क्या, ठीक है, हाँ वो जनरली क्लाइमेट चेंज निकालती है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट भी निकाल सकती है इस पे रिपोर्ट। आपको किसी की रिपोर्ट पता हो, वो आप लिख दो, डेटा की इतना था, इतना बहुत ज्यादा इरिगेशन में यूज होता है, कुछ भी आप उसके एनी रिपोर्ट आप इसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट चीज, मैं एग्जांपल आपको दे रही थी करंट इवेंट का, कि कैसे आप किसी करंट इवेंट को लिख के इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। अब आपने देखा होगा रिसेंटली बैंगलोर और दिल्ली में, मतलब लोग के पास पानी की कमी थी, सब बाल्टियां लेके भर रहे थे, टैंकर आता था ब्लू कलर का। ओके, एंड नॉट जस्ट इन स्लम एरियाज बट अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स एंड सोसाइटीज में देयर वाज नो वाटर अवेलेबल। तो एक टाइम पीरियड था, लोग वो जो म्यूनिसिपैलिटी का टैंक आता है वहां पे लोग लाइन लगा रखे थे पानी भरने के लिए। तो आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर, अगर हमें करंट अफेयर को जोड़ना हो, आप इसके अंदर लिखोगे कि द रिसेंट water shortage issue visible in Bangalore and Delhi is a stark example of how India is moving towards a water crisis. ठीक है, the recent water shortage issues visible in Bangalore and Delhi is a stark example of how India is moving towards a water crisis. और कैसे कैसे आप लिख सकते हो, जैसे अगर कहीं रिसेंटली मान लेते हैं वो पड़ा हो, अकाल पड़ा हो, तो आप उसके अंदर लिख सकते हो, जैसे कोई विलेज का नाम पता है आपको, गांव का नाम पता है, अभी तो नहीं पता मुझे याद, तो कि द रिसेंट drought experienced by this village in MP and itne farmer suicides over there is a clear example of how India is facing a water shortage problem. तो कोई भी कंटेम्प्रेरी इवेंट है, आपने उसको उससे लिंक कर दी। ठीक, ये हमारा फोर्थ तरीका है। एंड उसके बाद आपने अपना फिर तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कि रीजंस ऑफ वाटर शॉर्टेज, रीजंस ऑफ वाटर क्राइसिस। ठीक है, आगे समझ, ये आपका फोर्थ तरीका है। चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ लीजिए। हाँ, देखो क्रॉस चेक इतना टाइम है नहीं अकॉर्डिंग टू मी, एक सेकेंड रुकिए।